फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वृत्त सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक अधिकांश बच्चों को परेशान करता है, इसीलिए आज हम लोग इसका बेसिक सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। देखिए, ये एक सर्कल वाला है। सर्कल क्या है? सर्कल एक 2D फिगर है। इसको हम लोग बोर्ड पे, कागज पे, जमीन पे सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हाथ में हम लोग नहीं ले सकते। और अगर इस वृत्त का अगर हम लोग को एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि वृत्त किस शेप का होता है, तो जो महिलाएं जो चूड़ी पहनती है, लड़के लोग जो कड़े पहनते हैं, वो वृत्त शेप का है। ठीक है, देखिए इस वृत्त में जो होता है एक पॉइंट ये होता है, बीच में एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम लोग केंद्र बोलते हैं। केंद्र, इसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इस सेंटर पे जो बाहर में जो आउटलाइन दिख रहा है, बाउंड्री दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। परिधि, और इंग्लिश में इसे सर्कमफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसे हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। देखिए, फिर यहाँ पे सेंटर दिए, सेंटर से होके अगर कोई लाइन वृत्त के परिधि तक पहुंचता है तो इसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। रेडियस, और रेडियस को हम लोग हिंदी में केंद्र बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियस को ध्यान में रखना है। और अगर बात कर ले कि किसी भी वृत्त में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो किसी भी वृत्त में इनफिनाइट अनगिनत रेडियस होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक और वृत्त खींचते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से सेंटर दिए। अब देखिए, अगर किसी वृत्त में सेंटर से होते हुए एक लाइन जो दोनों परिधि, दोनों साइड के परिधि को टच करे, तो इसे हम लोग व्यास बोलते हैं। व्यास, और व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं, और इंग्लिश में इसको डायमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसी के बारे में अगर बात करें, तो व्यास जो होता है ये भी किसी भी वृत्त में अनंत हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकता है। ये सवाल पूछा जाता है कि किसी भी वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, तो हम लोग उसका आंसर अनंत करेंगे। व्यास कितने होंगे? तो अनंत। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिए, एक और सर्कल बना है बड़ा सा। इसमें देखिए व्यास से ही थोड़ा ये रिलेटेड है। अगर हम लोग व्यास के दोनों वृत्त के दोनों परिधियों को अगर एक लाइन से टच कर, तो इस वाले हिस्से को हम लोग, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा, और इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोला जाता है। और ये जो कॉर्ड होता है ये वृत्त में ये भी अनगिनत हो सकता है। ये इस वे में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर सेंटर से नहीं गया, अगर ये वाला सेंटर से जाए, तो इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। फिर से ध्यान से समझ जाइएगा। सवाल भी पूछता है कि किसी भी वृत्त में सबसे बड़े जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो व्यास होता है। व्यास क्यों होता है? क्योंकि व्यास सेंटर से होके गया हुआ होता है। तो आई होप जीवा भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं परिधि से रिलेटेड। अगर फिर से एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, ये सेंटर है इसका। अब ये परिधि है। परिधि में कोई भी एक छोटा सा हिस्सा अगर हम लोग काटते हैं, अलग करते हैं, तो ये कहलाता है चाप, और इंग्लिश में इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। चाप इसको बोला जाता है। ये टुकड़ा कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखिए, इस सर्कल को यहाँ से काट दें और इसको अगर हम लोग सीधा करें, तो ऐसे करके एक लंबा सा तार का अगर बना हो, तो लंबा सा एक तार बनेगा। अब इसका अगर छोटा सा टुकड़ा कोई बोल दे इतना का, तो यही कहलाता है चाप। इसके लिए अलग से फॉर्मूला आता है, ये हम बताएंगे कुछ देर के बाद। देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं रेडियस और व्यास। तो रेडियस और व्यास में एक रिलेशन होता है। रेडियस जो होता है वो व्यास का आधा होता है, और व्यास जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। ये दोनों में रिलेशन है, आगे बहुत काम आने वाला है ये। देखिए, अगर किसी सर्कल का डायमीटर 20 दे दिया है, तो उसका रेडियस 10 आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। और अगर किसी सर्कल का रेडियस 14 दिया होगा, तो उसका डायमीटर 28 आएगा। 28 सेंटीमीटर, मीटर जिसमें भी हो।
तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग एक और पॉइंट देखने वाले हैं। एक और सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए। देखिए ये सर्कल अगर ऐसे करके हम लोग लाइन खींचे तो ये एक त्रिज्या का लाइन है। इधर से भी हम लोग एक लाइन खींचे तो ये भी रेडियस हो गया। अब देखिए दोनों के बीच में एक जगह यहाँ पे बच रहा है, ये वाला जगह। तो इसी को हम और इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला हिस्सा हम लोग का कहलाएगा त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। और यहाँ पे जो है, जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जो बर्थडे में केक आता है उसमें क्या होता है, चाकू नाइफ के द्वारा कुछ हिस्से को काट के खिला दिया जाता है किसी को। तो हम लोग वहां पे क्या खिला रहे हैं, त्रिज्या खंड के एक हिस्से को खिला रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। ये देखिए ये त्रिज्या खंड हुआ छोटा, तो इसको बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज्या खंड। वही ये भी त्रिज्या खंड ही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ वृत्त से कुछ रिलेटेड जो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसका हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, वृत्त की त्रिज्या जो होती है, इसको हम लोग हाथ से इंडिकेट करते हैं। वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है उसको हम लोग 20 से इंडिकेट करते हैं, 20 से। अब देखिए पहला सवाल लेट से पूछता है कि किसी भी वृत्त के परिधि क्या होगी, परिधि सर्कमफेरेंस पूछता है। तो सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें। परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। एक सर्कल है, ऐसे करके पूछा जा रहा है कि इसको बनाने में कितना लंबा तार का जरूरत पड़ा है, ये हमें परिधि बताया, सर्कमफेरेंस, ठीक है। और अगर एक सर्कल दे दिया हो और उसको अगर हम लोग बोर्ड पे या बुक पे, कॉपी पे, जमीन पे कहीं भी रखें, वो जितना जगह को घेरेगा, एरिया कवर करेगा, वो हम लोग क्षेत्रफल से निकालते हैं, क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आर क्या है, रेडियस है। और पाई यहाँ पे हम लोग एक नया चीज देख रहे हैं। तो पाई देखिए ऐसे हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग पाई बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पाई इस तरह लिखते हैं। बाकी जनरली यही यूज होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। ये ऑलमोस्ट जगह पे यही 22/7 ही लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि मेंशन कर देता है कि पाई का वैल्यू है ना 3.14। इसको जब डिवाइड कर दे तो यही वाला डिजिट आता और ये आगे आगे, लेकिन पॉइंट के बाद हम लोग 2 ही डिजिट को लेते हैं। तो आई होप ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पे जो चाप की लंबाई जो है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है, वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है, समझ लीजिए क्या है सर। देखिए क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है इसका। एक बड़ा सा वृत्त है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग काट के निकाले। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो एक खास एंगल में काटा जाता है, जिसको हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं। थीटा से, थीटा के जगह पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो थीटा को हम लोग ऊपर रखेंगे। किसी भी सर्कल में पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, हम अभी यहाँ पे लिख चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे गुना में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब होता है, देखिए त्रिज्या खंड में यहाँ से यहाँ तक इसका चाप है, या फिर यहाँ भी हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। देखिए ये चाप है, तो इसकी लंबाई को हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो एक और फॉर्मूला इसके लिए हम लोग लिखते हैं, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए देखिए पूरा का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पूरा परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। लेकिन इसमें भी एक खास एंगल से कट के इतना का ही पूछा गया है, इसीलिए इसके लिए हम लोग फिर से थीटा बटा 360 यूज करें। थीटा का मान वहां पे 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 कुछ भी हो सकता है।
तो आई होप ये वाला पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में लिखिए अपने प्रॉब्लम को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।